नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उद्यान घोटाले पर मचे बवाल की। उद्यान घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी संगठन ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल से जवाब तलब किया है, जिसके बाद प्रमोद नैनवाल ने संगठन के सामने अपना पक्ष रखा है। नैनवाल के मुताबिक सरकारी स्कीम में ही 50% सब्सिडी मिलनी थी और उनके भाई ने 2400 सेब के पेड़ लगाए थे, जिस पर उन्हें सब्सिडी मिली थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और उस आदेश में ही प्रमोद नैनवाल का नाम। उद्यान विभाग में हुए करीब 600 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच होनी है। रानीखेत के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का जिक्र सीबीआई जांच ऑर्डर में है, जिसके बाद रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि एप्पल मिशन सरकार की स्कीम है, जिसके तहत उनके भाई सतीश नैनवाल ने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कि एक किसान हैं। और प्रमोद नैनवाल ने कहा कि करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन की तारीफ में लिखा। ऐसी ही तारीफ उन्होंने भी की, लेकिन उनके खिलाफ जो भी हो रहा है वो सब राजनीतिक दुश्मनी के चलते हो रहा है। जो जिस जमीन की बात की जा रही है, वहां पर हमारे पूरे क्षेत्र के करीब 10-12 किसानों की करीब 100 नाली जमीन वहां पर है। और उस जमीन में चूंकि मुख्यमंत्री ये पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत 50% पैसा किसान देगा और 50% सब्सिडी मिलेगी, एक योजना चली थी। उस योजना के अंतर्गत वहाँ के किसानों ने भी और छोटे भाई ने भी उसमें आवेदन किया। और पेड़ जब आए तो उसके बाद उद्यान विभाग के जो माली थे वो खुद आकर के पेड़ लगा गए। वो पेड़ लगभग सारे पेड़ आज भी जिंदा है और उसमें कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितता की कोई बात नहीं है। और ये जो चूंकि जो दीपक करगेती है, इनसे हमारा मुकदमा भी चल रहा है और इससे पुराना, क्योंकि मेरे खिलाफ भी चुनाव भी लड़े हैं, पहले टिकट मांग रहे थे। और जो गोपाल उप्रेती हैं, ये भी क्योंकि पार्टी में ही थे, पार्टी से टिकट मांग रहे थे, ये वही खुन्नस निकालने के लिए अपना जो मेरी इमेज को खराब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। और कोर्ट को भी इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने गलत बयानबाजी की है। और इसमें कहीं से कहीं तक न तो मेरा नाम है, न मैं इसमें लाभार्थी हूँ। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा घोटाला बताया है। हरीश रावत ने कहा कि इस घोटाले के टॉप पर मंत्री हैं या सचिव, ये मुख्यमंत्री को राज्य की जनता को बताना होगा। हरीश रावत के मुताबिक अकेले डायरेक्टर ये सब नहीं कर सकता, इसलिए डायरेक्टर ने उद्यान विभाग के बाकी ऑफिसर्स को भी साथ जोड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री को इस घपले के टॉप को तय करके दंड देना चाहिए। तो ये बिना शीर्ष के अप्रूवल के या कनाइवेंस के नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि शीर्ष कौन है। शीर्ष सेक्रेटरी है, शीर्ष मंत्री है, कोई तो शीर्ष है, क्योंकि अकेले एक डायरेक्टर नहीं कर सकता। और डायरेक्टर ने जिस प्रकार से उद्यान अधिकारियों को इन्वॉल्व किया है और उनको इन्वॉल्व किया है, और अब एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है सत्तारूढ़ दल का, तो इससे और ज्यादा गंभीर हो गया है। उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई का नाम जांच आदेश में आने से मामला गंभीर हो गया है। उद्यान विभाग की जांच करो। और उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के बाद कांग्रेस ने राज्य भर में राज्य सरकार के पुतले फूंके और उद्यान मंत्री और रानीखेत विधायक के इस्तीफे की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अवेयर करना है, हम विपक्ष के मुख्य विपक्षी दल हैं और सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो जनता के पैसों की लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार चरम पे है और हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच हो रही, सरकार स्वयं क्यों नहीं संज्ञान लेती। जिस तरह से जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार विराजमान हुई है और तब से प्रत्येक विभाग में रोज नए नए घोटाले निकल रहे हैं।
जमरानी बांध को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से भी बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया और कहा 1975 से अटकी परियोजना पीएम मोदी के चलते साकार अब होने जा रही है। सीएम धामी ने कहा जमरानी बांध को फायदा उत्तराखंड के साथ यूपी के भी कई जिलों को होगा। जमरानी बांध योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी के 10% खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि यूपी सरकार के साथ भी कुछ खर्च उठाने के लिए एमओयू साइन किया जाएगा, क्योंकि योजना का फायदा यूपी को भी मिलेगा। जमरानी बांध से बिजली के साथ साथ पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। सीएम ने शहीद परिवारों को नमन किया और कहा कि उनके परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। इस अमृत कलश यात्रा में शहीदों के घरों से लाए गए कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 31 अक्टूबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शहीदों के लिए कार्यक्रम होगा। उसी के लिए अमृत कलश में शहीदों के लिए आंगन की मिट्टी भी भेजी गई है। वीर सैनिकों को, उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से सभी का मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं और यहां पर उपस्थित होने पर सभी हमारे वीर जवानों का और उनके परिजनों का अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन सबको प्रणाम भी करता हूं, नमन करता हूं। और धामी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जल्द विस्तार के मूड में है। ऐसे में नैनीताल, हरिद्वार के साथ 2 बॉर्डर जिलों से भी एक विधायक की किस्मत खुल सकती है, क्योंकि 4 खाली पदों को भरकर बीजेपी 2024 की जीत पक्की करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 7 मंत्रियों के साथ दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, पर बाकी विधायकों की नजर खाली पड़े 4 मंत्री पदों पर है। तय है कि मंत्री बाकी बचे 39 विधायकों के बीच से बनेंगे। खबर है कि बीजेपी संगठन और सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले चाहते हैं, ताकि मंत्रिमंडल में सभी जिलों का बैलेंस हो। अभी धामी मंत्रिमंडल में नैनीताल और हरिद्वार जिले से कोई मंत्री नहीं है, इसीलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन 2 जिलों से एक मंत्री बनना तय है। खास बात ये भी है कि इन्हीं 2 लोकसभा सीटों से कांग्रेस के सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। पहाड़ी जिले उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से भी कोई मंत्री नहीं है। वहीं देहरादून में 9 विधायकों में सिर्फ 1 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। इन्हीं 3 जिलों से 2 मंत्री बनाए जाने का प्लान पार्टी कर रही है। तो मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुए पद में एक दलित विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। 4 पदों में जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन जिलों को प्रतिनिधित्व का एक स्थान बनेगा। हरिद्वार नैनीताल हमारे बहुत प्रमुख जिलों में है, तो जब भी विस्तार होगा इसी का ध्यान रखें। इसके अलावा भी और जो पर्वतीय क्षेत्र के जिले हैं, जिन जिलों में ये लगता है कि भाई लंबे समय से हम प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं, ऐसे जिलों को प्रतिनिधित्व देने का काम सरकार करेगी, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। मंत्रिमंडल के 4 पद भरकर बीजेपी जहां क्षेत्र, जाति और जिलों में बैलेंस बनाना चाहती है, वहीं असल प्लान 2024 का चुनाव जीतने का है। सारा मंत्रिमंडल में विस्तार करना, उस पर निर्णय लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। मुख्यमंत्री जी किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और जैसे कुमाऊं हमारा गढ़वाल है, जहाँ से अभी कम है मंत्री, वहाँ का भी बैलेंसिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर सीट पर समीकरण साधना चाहती है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में चल रहे एक लोकल मैच के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, खिलाड़ियों और जिला खेल अधिकारी के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल मनेरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ही खेल की परमिशन है और समय पूरा होने पर खेल अधिकारी ने मैदान को खाली करने का आदेश दे दिया, जिस पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और खिलाड़ी खेल अधिकारी पर भड़क गए। इस दौरान खेल अधिकारी ने युवा बीजेपी नेताओं की जमकर क्लास लगाई, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने खेल अधिकारी पर खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि खेल अधिकारी का कहना है कि खिलाड़ियों को 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ रहे थे। 3 ओवर बाकी था इस प्रतियोगिता को समापन होने के लिए, लेकिन फिर मैडम घुसकर हमारे स्टंप उखाड़ती है और हमारे ऊपर जो गाली गलौज उनके द्वारा की गई। की लड़कियां हैं और यहाँ पे अभी क्रिकेट का टूर्नामेंट चलता है और वो सिर्फ 3 बजे तक चलता है, पर यहाँ पे ये मैम के 3-4 बार बोलने के बावजूद भी ये हटे नहीं। ये हमसे टेबल और चेयर की मांग कर रहे थे लगातार, जो हमारे पास नहीं है। जितना हमारे पास था हमने इन्हें अवेलेबल करा दिया। 3 बजे ख़त्म करने के बाद मैंने इनको 3 बार वार्निंग दी, अपना बंदा भेजा कि 3 बज गए, अब आप लोग गेम ख़त्म कर दीजिए। इन्होंने 3:30 पौने 4 तक ख़त्म नहीं करा, जिसमें फुटबॉल वाले बच्चे आ गए छोटे और वो भी बीच में खेलने लगे। देहरादून से खबर है, जहां पर हत्या और डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी मंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 11 सालों से फरार चल रहे आरोपी को पंजाब से अरेस्ट किया है। आरोपी मंजीत जालंधर की एक फैक्ट्री में नाम बदलकर काम कर रहा था। आरटीआई कार्यकर्ता ने 1.5 साल पहले रुड़की की मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद अब शासन ने जांच के बाद अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति गर्मा गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नगर पालिका में बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें सड़कों, ईदगाहों, पटरी सहित अन्य कार्यों में काफी गड़बड़ झाला पाया गया था, इसलिए सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ था। वहीं मामले में नगर पालिका चेयरमैन से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है, लेकिन अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा। कल से ये सर्वे शुरू होगा। इसरो की टीम के साथ साथ दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों की टीमें भी इस सर्वे में शामिल रहेंगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक स्रोतों पर भी अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भूगर्भीय सर्वे टीम का गठन किया है। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो चुका है। इसके चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम में दोपहर 3 बजे से विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भोग लगाकर लगभग 4 बजे कपाट बंद कर दिए गए। कपाट अब रविवार को सुबह 3 बजे मंदिर में साफ सफाई के साथ खुलेंगे और फिर सुबह 4 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ में भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री के कपाट भी 2:52 पर और गंगोत्री के कपाट 4:05 पर बंद किए गए हैं। चारों धाम के कपाट अब रविवार की सुबह ही खुलेंगे, जबकि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शाम को होने वाली गंगा आरती को सूतक काल से पहले 3:30 बजे ही कर लिया गया। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में हुए उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। शनिवार को रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है, जिसके बाद बागेश्वर में कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। काशीपुर के गणेशपुर गांव में पुलिस की 2 बाइक को शराब माफियाओं ने आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामनगर के क्यारी में निर्माणाधीन वेलनेस रिजॉर्ट के अतिक्रमण को प्रशासन ने तोड़ दिया। प्रशासन की टीम ने रिजॉर्ट के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण पाया था। रुद्रप्रयाग में सूचना के अधिकार को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें अधिकारियों की भूमिका पर जानकारी दी गई।
बागेश्वर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी सहित सभी छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद छात्र नेताओं ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग के उद्यमी अब अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच पाएंगे। इसके लिए उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे प्रोडक्ट को वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सके। केदारनाथ धाम में सुलभ इंटरनेशनल ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट इकट्ठा किया गया। चमोली में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने भव्य झांकियां निकाली और अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया। बागेश्वर में एनसीसी के ग्रुप कमांडर ने 51 यूके बटालियन एनसीसी का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एनसीसी से होने वाले फायदे भी कैडेट को बताए। दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और सीएम धामी ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त में हुए एमओयू को भी सरकार देख रही है। जिन उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए लेकिन उद्योग नहीं लगाए, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। देहरादून से दुबई सीधी फ्लाइट के लिए कोशिश की जा रही है। और अबू धाबी में जब हम लोगों से मिले थे तो लोगों ने एक अपनी ये बात भी हमको सुझाव के रूप में दी थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देहरादून से या पंतनगर से होगी तो और देश दुनिया के लोग आएंगे, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी इसका निवेदन किया है कि जल्दी ही जो है हमारी जो हवाई सेवाएं हैं उनको भी उच्चीकृत किया जाए। न्यूज 18 के खास शो 3 के तीर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है। लिपुलेख रोड का भी उन्होंने जिक्र किया और उसे खासा अहम बताया। चीन बॉर्डर तक सड़क पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिपुलेख सड़क एक उदाहरण है कि कैसे एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड काम में अड़चन डाल रहा है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों की ये नियति है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं अक्सर, आज से नहीं बहुत पहले से। आपको पता है कि संभवतः कबीर बेदी जी की पत्नी प्रोतिमा जी थी, वो 20 साल पहले अपने साथियों के साथ जमीन दोज हैं, मालपा, आज भी याद है मुझे मालपा। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोग दबते रहते थे, सड़कें थी नहीं आज तक, एक्सीडेंट होते थे, 1 महीने में पहुंचते थे। आज आप दिल्ली से चलिए, शाम को धारचूला रुकिए, कल को सीधे आप मानसरोवर जाइए, कैलाश मानसरोवर, डुबकी लगा के दूसरे दिन दिल्ली आना चाहे तो दिल्ली, कहीं बीच में रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है वहां। सड़कों में दुर्घटना हो रही है, अभी एक और दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे 2 राज्यों के 2 लोग और उत्तराखंड के 2 लोगों की जान गई है। उसका हमें कष्ट है, लेकिन उसको किस तरह से हम सुदृढ़ करें, कम से कम वहां पहाड़ खिसकें, किस तरह से वहां नेट जिसे जाली कहते हैं कैसे फिट करें, वो योजनाएं पूरी चल रही हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो नियति में बाधा है वो तो होता ही है, ये माइनर चीजें हो ही जा रही फिर। पूर्व सीएम हरीश रावत इलाज के बाद अब घर लौट चुके हैं और उनकी 2 रिब्स में फ्रैक्चर पाया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा कि सीबीआई ने 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, पर सीबीआई क्योंकि काफी देर बैठाती है, इसलिए इस हालत में जा पाना संभव नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि इसलिए दिसंबर में सीबीआई से वक्त मांगा है। जा पाएंगे 7 जो तारीख मैंने उसी में लिखा है कि अच्छा हो कि इसको आप दिसंबर में रख लीजिए, लेकिन तब तक ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने लिखा है कि वो कुछ क्वेरीज भी करना चाहते हैं और सीबीआई दिन भर बिठाती है, बड़ा लंबे। अब तो ऐसे इतने लंबे उत तक बैठना आज तो मेरे लिए संभव नहीं है, इतनी जल्दी संभव होगा भी नहीं। जिस तरीके से पेन है, मैं नहीं समझता कि 5-6 तारीख तक। कोटद्वार दिल्ली ट्रेन का आज उद्घाटन किया गया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी दिल्ली से और सीएम धामी देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि कोटद्वार में तीरथ सिंह रावत और ऋतु खंडूरी मौजूद थे। सर से उनके धन्यवाद ज्ञापन की और उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
दिन भर अपना काम करेंगे, रोटेशन की तरह अपना 10 बजे बैठेंगे और फिर सुबह 4:30 बजे वहाँ उतरेंगे। दिन भर काम करते हुए फिर रात को उसी से लौट आ सकते। लैंसडॉन के जयहरी खाल डिग्री कॉलेज ने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इसी कॉलेज से साल 1981 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो वहीं 1984 में तीरथ सिंह रावत भी इसी कॉलेज से पढ़े थे। कॉलेज में पहली बार हुई एल्यूमनाई मीट में कॉलेज के साथियों के बीच पहुंचे दोनों नेता अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए। इस दौरान कॉलेज के तमाम पुराने स्टूडेंट्स भी पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे और कॉलेज के दिनों को याद कर एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। कॉलेज से पढ़कर निकले कई स्टूडेंट्स देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि समारोह में पहुंचे हुए थे। और ये कभी भूली नहीं जा सकती है। जो बचपन, जो यौवन अवस्था में, तो जयहरी खाल हमारे लिए एक अनुकरणीय और यादें ऐसा है। उसमें जयहरी खाल में बड़ी रौनक होती थी। इंटर कॉलेज में भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे, 1000-1200 विद्यार्थी पढ़ते थे। और डिग्री कॉलेज में उसमें कम संख्या होती थी, लगभग 200 से कम संख्या होती थी। और वहाँ पर कुछ दुकानें थी, लालू मामा बोलते थे हम लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।